हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हान-बनाक थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेस और रियल वर्जन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हान-बनाक थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस और कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ हान-बनाक थ्योरम। जो हान-बनाक थ्योरम कॉम्प्लेक्स वर्जन है या फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, इसको प्रूफ करने में बहुत टाइम लग गया। रियल वेक्टर स्पेस के लिए प्रूफ होने के बाद कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए हान-बनाक थ्योरम प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम गैप लग गया, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए हान-बनाक थ्योरम प्रूफ करने के लिए ट्रिक का यूज़ होता है, और उस ट्रिक को समझने के लिए या जानने के लिए बहुत साल तक एक पेंडिंग में पड़ा रहा। फिर करीब 10 से 15 साल बाद इसमें कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए हान-बनाक थ्योरम प्रूफ किया गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हान-बनाक थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए सिमिलर है रियल वेक्टर स्पेस या रियल वर्जन से। और यहाँ पर जो है, पहले तो वेक्टर स्पेस है एक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, मीन्स की फील्ड यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ पर जो सेमी नॉर्म पी है एक्स डिफाइन है, एक्स में डिफाइन है, और जो एफ है वो एक लीनियर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शनल है, जो कि डिफाइंड है एक सब स्पेस में एम में, एक्स के सब स्पेस एम में, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि जो एफ है यहाँ पर, एफ है वो एम से सी वैल्यूड है, कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यूड ये लीनियर फंक्शनल है। इसकी वजह से हम डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स लेस दैन पी एक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डरिंग तो होता नहीं है, इसलिए हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर लेना पड़ा है। तो मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस दैन पी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम। ये रियल वर्जन के लिए क्या था, जस्ट एफ ऑफ एक्स लेस दैन पी एक्स, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल है एफ वो क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू लेना पड़ा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और कोई फंक्शनल है जो कि सब स्पेस एम में डिफाइन है, तो उस एफ का एक लीनियर एक्सटेंशन होगा एफ बार। एफ बार क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शनल होगा जो कि डिफाइंड होगा पूरे एक्स में, और साथ में क्या होगा कि एफ बार को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें एम में तो ये किसके बराबर हो जाए, एफ के बराबर हो जाए, और साथ में कंडीशन रहेगा कि एफ बार ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू पी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये जो कंडीशन है, जो पहले एम सब स्पेस के लिए करेक्ट थी, अब पूरे स्पेस एक्स के लिए करेक्ट है, और ये एफ बार क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल है और एक्सटेंशन है एफ का। तो ये कंक्लूज़न है हान-बनाक थ्योरम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो प्रूफ है, यहाँ पर f कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शनल है ऑन m, तो उसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस आई एफ टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम। मीन्स कि f में हमने क्या किया, रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो f1 f2 है क्या है, रियल वैल्यूड एंड रियल लीनियर फंक्शनल्स। ये क्या है, रियल वैल्यूड है और साथ में रियल लीनियर फंक्शनल है। मीन्स कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो स्केलर से रियल नंबर में है इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो मल्टीप्लिकेशन है वो जस्ट जब f1 और f2 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर ना करके सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रियल नंबर कर रहे हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शनल है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस थ्योरम को प्रूफ करने में। अब हम क्या कर रहे हैं कि एम आर से डिनोट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस जो एम था, उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स फील्ड की जगह हम रियल फील्ड ले लें तो उसको हम एम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स विद रियल फील्ड आर। द वेक्टर स्पेस एम एंड एक्स ओवर द रियल फील्ड। ठीक है, एम जब रियल फील्ड के ऊपर है तो एम आर से डिनोट कर रहे हैं, और एक्स आर डिनोट कर रहे हैं जब एक्स ओवर द फील्ड रियल नंबर है।
अब यहाँ पर ये कंडीशन तो दी ही थी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m, लेकिन अगर ये f1x क्या है, f1x fx का रियल पार्ट है, f1x fx का रियल पार्ट है, तो ये वैल्यू हमेशा लेस दैन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ fx होगा। क्यों? क्योंकि x अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है तो x ऑलवेज लेस दैन क्या होता है, मॉड ऑफ z होता है। तो वही हमने यूज़ किया है कि जो f1x होगा रियल पार्ट ऑफ fx वो ऑलवेज लेस दैन और इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ fx, और मैग्नीट्यूड ऑफ fx क्या है, लेस देन और इक्वल px है। तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी जब कोई भी x mr में होगा। इसको हम स्टार अगर नाम दे दें। अब ये कंडीशन मिल गई, और f1 क्या है, एक रियल लीनियर फंक्शनल है जो कि डिफाइंड है mr पे। तो ये कंडीशन स्टार के साथ में अगर हम यूज़ करें हान-बनाग थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेस, यहाँ पर रियल वेक्टर स्पेस के लिए जो हान-बनाग थ्योरम का हाइपोथेसिस है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयर इज़ अ लीनियर एक्सटेंशन f1 बार ऑफ f1, तो इसलिए हमें एक एक्सटेंशन मिल जाएगा f1 बार किसका, f1 का, फ्रॉम mr टू xr, mr टू xr सच दैट कि f1 बार लेस दैन px हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू xr। ये कहाँ से आ रहा है, हान-बनाग थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेस। अब हम यूज़ करेंगे स्पेशल जो ट्रिक है कि f2 कैसे निकालें इन टर्म्स ऑफ f1। तो सिंस f क्या था, f इक्वल टू था f1 प्लस आई f2, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स लीनियर है ओवर m। तो अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, i f1x प्लस i f2x, ये किसके बराबर हो जाएगा, i fx के बराबर हो जाएगा। और f क्या है, कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल है ओवर m, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा f i x के, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है। तो f ऑफ अल्फ़ा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टाइम्स f ऑफ x हो जाएगा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू c। तो इसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि f क्या है, कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल है ओवर m, इसकी वजह से जो i है वो अंदर आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, दिस इज़ इक्वल टू f1 ऑफ i x और प्लस i टाइम्स f2 ऑफ i x। अब यहाँ पर ये भी रियल है और f2ix भी रियल है, तो दोनों तरफ अगर हम रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, f2x इक्वल टू माइनस ऑफ f1ix फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। हमने क्या कंपेयर किया है, हमने कंपेयर किया है, यहाँ से देखिए i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i माइनस 1 माइनस f2x हो जाएगा, तो f2 बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ f1ix फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। तो हमारा जो f2 है वो किस में आ गया, f1 के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो fx बार है, अब हम डिफ़ाइन करेंगे, हमारे पास f1 बार था जो एक्सटेंशन है किसका, f1 का। तो इसी से हम, चूँकि हमारा जो f2 है वो किसके टर्म में आ गया, f1 के टर्म में आ गया, इसलिए हम एक फंक्शनल डिफ़ाइन करेंगे। क्या डिफ़ाइन करेंगे कि f बार x इक्वल टू f1 बार x माइनस आई टाइम्स f1 बार ऑफ आई एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ये हम एक फंक्शन f बार डिफ़ाइन कर रहे हैं किसके टर्म में, f1 बार के टर्म में, और इसको हम दिखाएंगे कि ये एक्चुअली में लीनियर कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल है और ये f का एक्सटेंशन है, ठीक है। कैसे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि
कि अगर हम f बार x से रिस्ट्रिक्ट करें, x बिलोंग्स टू m करेंगे, तो f बार x किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा f1 बार x की वैल्यू हो जाएगी f1 x के बराबर माइनस i टाइम्स f1 i x के बराबर हो जाएगी, और ये किसके बराबर है? f1 x माइनस ये हो जाएगा i टाइम्स f2 x के, और ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया f(x) के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो f1 बार था वो एक्सटेंशन है किसका? एक्सटेंशन है ऑफ f1 का, ठीक है। इसकी वजह से हम f1 x बार की जगह पे, f1 बार x की जगह पे f1 x लिख सकते हैं, और f1 बार i x की जगह पे f1 i x लिख सकते हैं जब x बिलोंग करेगा m में। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो f बार है वो एक्चुअली एक्सटेंशन है किसका? एक्सटेंशन ऑफ f है फ्रॉम m टू x है, ठीक है। अब हम इसको दिखाएंगे कि ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल है। ये कैसे फॉलो हो जाएगा? f बार को अब हमें दिखाना है कि ये कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल है, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा? मान लीजिए कि x y बिलोंग कर रहा है x में, तो बाय डेफिनीशन क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा f1 बार x प्लस वाई और माइनस f1 i टाइम्स x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा f1 बार x प्लस वाई माइनस i टाइम्स f1 i x प्लस i y। और चूँकि यहाँ पर चूँकि f1 बार क्या है? इस रियल लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन XR, तो ये इम्प्लाई करेगा कि f बार x प्लस वाई किसके बराबर हो जाए? f1 बार ऑफ x प्लस f1 बार ऑफ y और माइनस i टाइम्स f1 बार i x और प्लस f1 बार i y के। और इसको हम अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल f1 बार x माइनस i टाइम्स f1 i x और प्लस f1 बार y माइनस i टाइम्स f1 बार i y। और ये किसकी इक्वल है? ये इक्वल है एक्चुअली में f बार x और प्लस f बार y। तो एक पार्ट हो गया लीनियर कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल का। जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ से फॉलो हो जा रहा है। देखिए हमने क्या लिया कि f बार टाइम्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, f बार a प्लस आई बी टाइम्स x ले रहे हैं, जहाँ पर a और b क्या है? रियल नंबर है। तो बाय डेफिनीशन ये क्या हो जाएगा? दिस इज f1 ax प्लस i bx हो जाएगा और माइनस i टाइम्स f1 बार i ax माइनस bx हो जाएगा। ये f बार की डेफिनीशन से हो जा रहा है। अब चूँकि जो f1 है, f1 बार है, वो रियल लीनियर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और a और b क्या है? रियल नंबर है, इसकी वजह से लिख सकते हैं इसको a f1 बार x प्लस b f1 बार i x माइनस i टाइम्स a f1 i x बार और माइनस b f1 बार x। ठीक है, चूँकि f1 बार है,
F1 बार वो क्या है, वो एक रियल वैल्यूड रियल लीनियर फंक्शनल है। तो इसकी वजह से हम जो रियल स्केलर हैं उसको हम F1 के बाहर ले सकते हैं, वही यहाँ पर कर रहे हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम सेट करें तो a प्लस आई बी अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो ये हो जाएगा कितना, F1 बार x माइनस आई टाइम्स F1 बार आई एक्स, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, a प्लस आई बी टाइम्स f बार x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड a प्लस आई बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर c। तो ये क्या दिखा दिया कि जो आपका f बार था जो कि डिफाइंड है पूरे c में, ये एक्चुअली में एक कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल हो गया। और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि जो f बार है उसको अगर हम m में रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, f के बराबर हो जा रहा है। मीन्स कि जो f बार है वो एक्चुअली में एक्सटेंशन है f का। और अब लास्ट हमें फाइनली दिखाना है कि जो f बार x है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। अब इसे प्रूफ करने के लिए सिंस p ऑफ x क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो फॉर एनी x सच दैट f बार x इक्वल टू 0 हो तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वी हैव f बार x इक्वल टू 0 विच इज़ लेस दैन px। तो ये कंडीशन अपने आप होल्ड करेगी फॉर ऑल x सच दैट f बार x इक्वल टू 0, ये तो अपने आप ही ट्रिवियली होल्ड करेगी। तो अब हम लेते हैं जब f बार x की वैल्यू 0 नहीं है, तो f बार x क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम f बार x को पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं f बार x इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ f बार x टाइम्स e की पावर आई थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या लिखा, f बार x जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, f बार x जब नॉन जीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, f बार x को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं f बार x टाइम्स e की पावर आई थीटा। और यहाँ से अगर e की पावर आई थीटा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ f बार x इज इक्वल टू f बार x इंटू e की पावर माइनस आई थीटा टाइम्स f बार x के बराबर हो जाएगा। अब चूँकि जो f बार है वो कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल है, कॉम्प्लेक्स लीनियर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए f बार x का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा f बार e की पावर आई थीटा x के। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ f बार x के बराबर है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये क्या हो गया, रियल नंबर है। तो रियल नंबर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अपने रियल पार्ट के। और रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा, f1 बार हो जाएगा, f1 बार e की पावर आई थीटा x हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो ये अपने रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा। और f बार e की पावर आई थीटा बाय डेफिनेशन क्या था, f बार x इक्वल टू f1 बार x माइनस आई टाइम्स f1 बार आई एक्स था। तो इसका जो रियल पार्ट है ये हो जाएगा, तो f बार e की पावर आई थीटा x इक्वल टू हो जाएगा f1 बार e की पावर आई थीटा x हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो स्टार इक्वेशन था वो क्या था कि जो f1 बार है x वो लेस दैन इक्वल टू है px फॉर ऑल x बिलोंग्स टू xr। तो ये जो
स्टार था, इस इनइक्वलिटी के हेल्प से ये किसके, ये लेस दैन और इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ ई की पावर आई थीटा एक्स के बराबर हो जाएगा। और पी की पावर आई थीटा की प्रॉपर्टी होती है कि पी की पावर पी ऑफ अल्फ़ा एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा टाइम्स पी ऑफ एक्स। तो इस प्रॉपर्टी से लास्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ई की पावर आई थीटा पी ऑफ एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा पी ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, फॉर विच एफ बार एक्स इज नॉन जीरो। और जीरो के लिए हमने देखा था कि ये इक्वलिटी ट्रिवियली होल्ड कर रही है, जब एफ बार एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तब ये इक्वलिटी ट्रिवियली होल्ड कर रही है, जब एफ बार एक्स जीरो नहीं है तो हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो इसका मतलब जो हमें चाहिए था वो सारी प्रॉपर्टी एफ बार फुलफिल कर रहा है। एफ बार एक कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल है जो कि डिफाइंड है एक्स में, और साथ में एफ बार क्या है, एक्सटेंशन है, एम में अगर स्ट्रिक कर दें तो ये एफ के बराबर हो जाता है, और साथ में जो एफ बार एक्स का मैग्नीट्यूड है वो लेस दैन पी ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो जो एफ बार है यही रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ये नेक्स्ट एक पर्टिकुलर केस है हान-बनाक थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस के लिए कैसे, अगर हम सेमी नॉर्म को स्पेशल कर दें, स्पेसिफिक सेमी नॉर्म ले लें, तो उस केस में हान-बनाक थ्योरम का फॉर्म क्या हो जाएगा, लेट एक्स बी ए नॉर्म स्पेस। अभी तक जो हम ले रहे थे वो स्पेस क्या था, जस्ट एक रियल वेक्टर स्पेस था या कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस था। ये जो हान-बनाक थ्योरम है किसके लिए है, नॉर्म स्पेस के लिए है, ठीक है। तो सपोज़ कि x एक नॉर्म स्पेस है और m क्या है, एक सब स्पेस है x का, और सपोज़ f इज़ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन m। क्या है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल या कंटिन्यूअस फंक्शनल है जो कि डिफाइन है सब स्पेस m में, और दैट इज़ f बिलोंग्स टू m स्टार, मीन्स कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम m टू f, ठीक है। और देन f कैन बी एक्सटेंडेड टू सम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f बार बिलोंग्स टू x स्टार, all bounded linear functionals on x such that कि norm of f बार के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जो सेमी नॉर्म था उसको हम स्पेसिफिक लेते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू है मॉड ऑफ f टाइम्स नॉर्म ऑफ x। क्यों, क्योंकि जो f था वो m से f वैल्यूड बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर था, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, इसकी वजह से जो इसका नॉर्म होगा f का वो फाइनाइट होगा। तो हमारा जो p है उसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली रिकॉल कर देते हैं, दिस इज़ सुप्रीमम ऑफ mod of fx such that x belongs to m and norm of x is less than or equal to 1। तो अब हम इस px की प्रॉपर्टी अगर चेक करें तो px की प्रॉपर्टी पहले तो क्या हो जाएगा, px ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x, जो हमने p डिफाइन किया है, कहाँ से डिफाइन किया है, p फ्रॉम x टू r डिफाइन किया है, ठीक है। और क्योंकि p कैसे डिफाइन है, p ऑफ x इक्वल टू नॉर्म ऑफ f टाइम्स नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन इजीली आप देख सकते हैं, px हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। दूसरा कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स
जो पी ऑफ एक्स प्लस वाई है बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, और ट्राइंगल इनइक्वलिटी से ये कितना हो जाएगा, लेस देन नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई। तो ये सेमी नॉर्म की फर्स्ट कंडीशन हो गई। और सिमिलरली अगर हम देखें कि पी ऑफ अल्फ़ा टाइम्स एक्स, ये कितना हो जाएगा, बाय डेफिनीशन दिस इज नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स, और नॉर्म की प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा टाइम्स नॉर्म ऑफ एफ नॉर्म ऑफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा टाइम्स पी एक्स। तो एक्चुअली में जो पी है हमने डिफाइन किया है पी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म इंटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये सेमी नॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पी क्या हो जाएगा, पी इज़ अ सेमी नॉर्म डिफाइंड ऑन एक्स। साथ ही में ये कंडीशन ट्रिवियली होल्ड करेगी कि मॉड ऑफ एफ एक्स लेस दैन नॉर्म ऑफ एफ टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, और ये किसकी इक्वल है, पी एक्स के बराबर है। तो हमेशा मॉड ऑफ एक्स, ये चूँकि एफ क्या है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, इसलिए ये हमेशा नॉर्म ऑफ एफ टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स से लेस देन और इक्वल होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, पी ऑफ एक्स के बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम। इसलिए अब हम हान-बनाक थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अगर जो अंडरलाइंग फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, और अगर हम अंडरलाइंग फील्ड रियल है तो रियल वर्जन जो भी है हम यूज़ कर सकते हैं। हान-बनाक थ्योरम से क्या मिलेगा, एक लीनियर एक्सटेंशन मिलेगा एफ का, एफ बार, जो कि डिफाइंड होगा पूरे एक्स में, ठीक है, और ये लीनियर होगा। साथ में एफ बार को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें एम में तो ये एफ के इक्वल हो जाएगा, मीन्स कि एफ बार क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ एफ हो जाएगा। ये जो लीनियर फंक्शनल एफ बार होगा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि ये एक एक्सटेंशन हो जाएगा, और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, मीन्स कि एफ बार एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस दैन इक्वल टू पी ऑफ एक्स के हो जाएगा, और पी ऑफ एक्स कितना है, नॉर्म ऑफ एफ टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। ये कंडीशन होल्ड करेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और ये इम्प्लाई करेगा कि जो एफ बार का नॉर्म है वो लेस दैन और इक्वल टू हो जाए नॉर्म ऑफ एफ। तो ये कंडीशन एक मिल गई कि जो नॉर्म ऑफ एफ बार है वो लेस दैन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ हो जाएगा, और चूँकि जो एफ बार है वो एक्सटेंशन है एफ का, कोई भी एक्सटेंशन मैप का जो नॉर्म है वो हमेशा अपने, अगर एफ बार एक्सटेंशन मैप है, ये एक्सटेंशन है एफ़ का, तो जो नॉर्म है एफ़ का वो हमेशा एफ़ बार का जो नॉर्म है वो हमेशा एफ़ के नॉर्म से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। कैसे, बहुत इजीली हम देख सकते हैं। बाय डेफिनीशन एफ़ कितना है, ये है सुप्रीमम ऑफ एफ सच दैट x belongs to m and norm of x लेस दैन इक्वल टू 1 है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ, चूँकि f का एक्सटेंशन है f बार, तो एफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं f बार x लिख सकते हैं, और ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m सच दैट नॉर्म ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू लेस दैन इक्वल हो जाएगी सुप्रीमम ऑफ एफ बार एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू m एंड नॉर्म ऑफ x
लेस दैन इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो सेट है ये बड़ा सेट है और ये सेट जो है वो छोटा सेट है। तो बड़े सेट में अगर सुप्रीमम लेंगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, ये बाय डेफिनेशन नॉर्म ऑफ एफ बार है। तो ये क्या इम्प्लाई कर गया कि जो नॉर्म ऑफ एफ है वो लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ बार हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन से स्टार और डबल स्टार से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि जो नॉर्म है एफ़ बार का वो इक्वल हो जाएगा एफ़ के नॉर्म के। तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा।